Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to start our unit number 2। और आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, इसके कौन कौन से मॉडल हैं, इसमें थ्योरी कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल, एक है बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है बेसिकली, ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं इसको, है ना। और बिहेवियर किसी इंडिविजुअल का अपना कोई सर्टेन बिहेवियर होगा। तो ये दो टर्म से मिलकर बन रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियर। यहाँ पे हम लोगों के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, जब वो इंडिविजुअल लेवल पर उनका बिहेवियर क्या है, ग्रुप लेवल पे स्टडी करेंगे, और फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर उनकी स्टडी करेंगे कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन पे, चेंज के उनको वो अगेंस्ट हैं या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम बेसिकली 3 लेवल पे स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल, दूसरा होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड स्ट्रक्चर लेवल। तो जो हमारा इंडिविजुअल लेवल होगा, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि मोटिवेशन, पर्सनैलिटी के बारे में, वैल्यू, एटीट्यूड कैसा है किसी इंडिविजुअल का, है ना, परसेप्शन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है ग्रुप लेवल। यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यक्ति जब दूसरे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब ग्रुप बनाते हैं या टीम बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक दूसरे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स की बात होगी बेसिकली, ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इन सब फैक्टर्स को हम लेके देखते हैं कि कैसे कैसे ये अफेक्ट डालते हैं एक ग्रुप में। जब फॉर्म होता है तो कौन कौन सी चीज़ें एक ग्रुप फॉर्मेशन या टीम फॉर्मेशन में इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो वो सब हम देखेंगे ग्रुप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद थर्ड लेवल आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यहाँ पे हम ओवरऑल बिहेवियर की बात कर लेंगे कि यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, हमारी पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, या लीगल फ्रेमवर्क कैसा है ना, टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल लेवल को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हमें ये तीनों यहाँ पे स्टडी करने हैं, और इन तीनों को स्टडी करने का पर्पज़ क्या है बेसिकली, है ना। जो पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव वो हम कह सकते हैं कि कैसे हम किसी एम्प्लॉई के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, है ना, या फिर कह सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय के बारे में कैसे जान सकें वो कैसे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, उनको मोटिवेट कैसे कर सकें। अगर कोई चेंज लाना है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उस चेंज को कैसे इंट्रोड्यूस करें जिससे कम से कम हमको क्या मिले, रेजिस्टेंस मिले एम्प्लॉय की साइड से। सो ये सब हमें देखना होता है, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल जो इफ़ेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन, जो इफ़ेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमें अचीव करनी होती है कि हम फाइनल आउटपुट को कैसे इंक्रीज कर सकें। अल्टीमेटली यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिससे हम फाइनल जो अपना आउटपुट है या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन की मिशन विजन की तरफ हम और आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना। और इसको हम कितने लेवल पर पढ़ते हैं, 3 लेवल पर इसको हम पढ़ते हैं। कौन सा, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर लेवल बोल सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या होता है ये, है ना। Organizational behavior is a field of study that investigate how individual, group, and structure affect behavior within the organization. The aim is to apply such knowledge toward improving an organizational effectiveness। जो मैंने अभी बताया कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ को स्टडी करने के बाद हम ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकें। Organizational behavior is the study of how people behave and work together in an organizational. It improves teamwork, leadership, overall performance at work. तो ये यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर के बारे में बात होगी। तो यही है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसके कुछ डेफिनेशन है, कुछ ऑथर हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं, जैसे स्टीफन आर रॉबिन्स, लुथान या कीथ डेविस। इन सब की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। तो मैंने यहाँ पे 5 डेफिनेशन को जो मोस्टली पूछी गई है फ्रीक्वेंटली, मैंने उन्हीं को रखा हुआ है
तो एक बार इनको आप गो थ्रू करना, ये तो आपको सीधे सीधे बस अगर एग्ज़ाम में बाई चांस आ गई और आपको याद है तो आप इनको टिक करके आगे निकल जाते हैं, नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 ही करना होता है ना। तो ये आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करिएगा। ये 5 डेफिनेशन है जो। अब हम देख लेते हैं कि नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ने की। फर्स्ट है एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, जो मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल की क्या बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी हो गई, मोटिवेशन या एटीट्यूड, इन सब को हम पढ़ते हैं और जिससे कि हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, समझ सकें, एक मैनेजर समझ सके कि ऐसे एक एम्प्लॉय सर्टेन वे में क्यों रिएक्ट और एक्ट कर रहा है ना। ऐसे ही ग्रुप लेवल पर जब टीम बनती है तो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल एक जब टीम बनती है तो एक इनफॉर्मल तरीके से भी हम देखते हैं कि उस टीम में कोई एक पावर सेंटर बन जाता है, कोई एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कि वो पावर सेंटर हो जाता है कि वहाँ पे उनकी तरफ सब लोग देखते हैं कि ये लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग साइलेंटली बिहेव कर रहे होते हैं टीम में, है ना, वो एक्सेप्ट कर चुके हो सकते हैं किसी और की पावर को कि हाँ पावर इस ग्रुप में इस व्यक्ति के पास है, इस टीम में इस व्यक्ति के पास है। तो ये सब हमें देखना होता है कि कैसे ग्रुप डायनामिक्स फॉर्म होंगे, तो वहाँ पे वो कैसे कौन से सर्टेन सिचुएशन में एक्ट होगा टीम में भी, जब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो कैसे रिजॉल्व होंगे। तो इन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं किसके, ओवी के थ्रू। फिर है प्रेडिक्ट बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू चेंज, वही चेंज मैनेजमेंट की हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर चेंज आ रहा है तो एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस चेंज को लेके। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कोई इसको भी देख सकते हैं कि बैंकिंग में पहले क्या था, इंटरनेट यूज़ नहीं होता था पहले, लेकिन बाद में इंटरनेट को ऐड किया गया और इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग होना शुरू हो गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जॉब चले जाएंगे, उनको फियर था, उनकी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी, बहुत सारे नौकरियाँ चली जाएंगी, ऐसा उनको फियर था। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, रजिस्ट को चेंज करने के लिए और चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ओबी को स्टडी करना ज़रूरी होता है। इसमें एक हम बाद में पढ़ेंगे भी काफ़ी डिटेल में कि कैसे चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके कई सारे मॉडल भी हैं। कंट्रोल बिहेवियर, एक मैनेजर के पास क्या होती है, पावर होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉई के जो बिहेवियर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, जब वो किसी क्या बोल सकते हैं एम्प्लॉय के बारे में जानते हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनका पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, तो उस हिसाब से अगर वो जानते होंगे, मैनेजर जानते होंगे, तो वो आसानी से उस व्यक्ति के बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजर कैन यूज ओवी डिसिप्लिन टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल एम्प्लॉय बिहेवियर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो ये कुछ हमारे वो कह सकते हैं कि ज़रूरत थी हमें पढ़ने की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कौन कौन सी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम ये भी देख चुके हैं, यहाँ पे हम सारी ये बातें बोल ही नहीं हैं। टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, फैसिलिटेट स्मूथ चेंज मैनेजमेंट, हमने चेंज मैनेजमेंट की बात की थी। 9 स्टेप मॉडल भी पढ़ेंगे हम आगे, एक फ्रीज और रीफ्रीज भी पढ़ेंगे। प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, ग्रुप डायनेमिक्स हो गया यहाँ पे। बूस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोरल। तो ये सब हमारे क्या हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। इसका देख लेते हैं की एलिमेंट कौन कौन से होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो की ऑर्गेनाइजेशन में की एलिमेंट सबसे पहला तो बिना किसी डिस्कशन के हम बता सकते हैं क्या हो सकता है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों से मिलकर बनती है, लोगों से मिलकर बनती है, मतलब पीपल, है ना। तो एक एलिमेंट तो पीपल हो गया उसका। दूसरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन से अपनी स्ट्रक्चर, जहाँ पे हायरार्की होंगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना। तो ये 2 तरीके की होती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। वैसे 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पीपल, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो पीपल दे आर कोर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल नीड्स, गोल एंड बिहेवियर इज अ की इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह ये सब आ जाती हैं यहाँ पे। रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर लाइक कल्चर, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लीगल फ्रेमवर्क दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का दो तरीके का हो सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जो कहाँ होगा, वहाँ पे काफ़ी मतलब
क्लियर रूल एंड जो क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होंगी, जो कम्युनिकेशन की हायरार्की है या पावर सेंटर्ड है वो सब नोटिफाइड होंगे क्लियरली। डिफाइंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायरार्की। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मोर ऑफ काइंड ऑफ टीम वर्क कह सकते हैं यहाँ पे। आर सोशल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क विदाउट ऑफिशियल रिकग्निशन। ये भी बात सही है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं कि इनफॉर्मल होते हैं, अब खुद से डेवलप हो जाते हैं, इन्हें डेवलप किया नहीं जाता है। और चौथा एलिमेंट है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सपोर्ट वर्क प्रोग्रेस चूजिंग मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग देयर राइट। टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे मैंने अभी बैंक का भी एग्जांपल दिया कि ज़रूरत हो गई थी उस समय के हिसाब से कि इंटरनेट की तरफ शिफ्ट किया जाए। जो पेन एंड पेपर करके हम अकाउंटिंग कर रहे थे बैंकिंग में, ज़रूरत हो गई थी कि इन सब चीज़ों को चेंज करके अब इंटरनेट की तरफ चलाया जाए। जिससे क्या हुआ कि एक पुश मिला, काम भी काफ़ी तेज़ी से होने लगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली यहाँ पे मतलब है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कि जो काम करने का तरीका है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता रहता है, और उसको हमें स्टडी करना जरूरी है कैसे हम उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या इंक्रीज कर सकें प्रोडक्टिविटी और हम कम्पिटिटिव बने रहें। सो ये कुछ एलिमेंट हैं। पीपल स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजी मतलब कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं इसको, इंटरनल भी हो सकता है। तो ये कुछ 4 एलिमेंट है हमारे, ये हमें पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि मैनेजमेंट इटसेल्फ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट अपना इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें उठा ली हैं और एक डिसिप्लिन बना दिया स्टडी का कि इसको ऐसे पढ़ लो। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इनका एक सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ भी इन्होंने क्या किया कि अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग कुछ टॉपिक उठा लिए हैं और उनको कंबाइन कर लिया है। जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट में देखा था कि इन्होंने इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक उठा लिए थे और उसका नाम रख दिया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, है ना। और एथिक्स के कुछ पार्ट उठा लिए और उनको फिर बिजनेस एथिक्स बोल दिया। CSR वहाँ पर रिस्पॉन्स बता दिया हमको, है ना। एथिकल डिलेमा वगैरह वो सब हमने पढ़े थे, मोरालिटी और ये सब चीज़ें देखी हमने। तो वही है कि मैनेजमेंट का इटसेल्फ अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, इन्होंने कहीं कहीं से कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाए और उनको कंबाइन करके एक सब्जेक्ट मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया है। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ टॉपिक साइकोलॉजी से लिए, कुछ सोशियोलॉजी से, कुछ सोशो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन जो परसेप्शन है वो कौन से डिसिप्लिन से लिया गया है OBK से। तो हमें एक जनरल मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। एज फास्ट हमें इसको कुछ याद नहीं करना है, वैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन जैसे कि साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल लेवल पर जितनी भी चीज़ें हैं, इंडिविजुअल जैसे एटीट्यूड, परसेप्शन, वैल्यू और बोल सकते हैं मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, लर्निंग, तो ये सब चीज़ें यहाँ से ली गई हैं साइकोलॉजी से, है ना। तो ये स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, तो हमें ये तो पता पड़ गया कि। फिर उसके बाद है हमारा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी क्या होता है? समाज में मतलब ग्रुप में रहते हैं लोग, तो यहाँ क्या ग्रुप लेवल हो गया। तो ग्रुप लेवल पर हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं? टीम, ग्रुप डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी। कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा डिसिप्लिन हो गया सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब साइकोलॉजी एंड सोशल दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे क्रॉस कम्युनिकेशन के बारे में बात होगा, लीडरशिप के बारे में बात होगी, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात होगी, ग्रुप कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हाँ आएगा सोशल साइकोलॉजी में। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होगा कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं ओरिजिन के बारे में, कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिन हुई, कल्चर कैसा है उनका, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल कैसी रहेगी, ये सब चीज़ यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। क्रॉस कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्रॉस कल्चर बिहेवियर, सिंबल एंड रिचुअल्स कल्चर। तो यहाँ पर बेसिक कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। ओरिजिन, कल्चर, बेसिक वैल्यूज़ जो रही हैं हमारी, तो वो एंथ्रोपोलॉजी से ली जाएंगी। और फिर हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिसीजन मेकिंग अंडर स्ट्रिक्ट स्कैरसिटी। यहाँ पर रिसोर्स स्कार्स हैं तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग अंडर कंस्ट्रेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इंसेंटिव, लेबर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे इतना इम्पैक्ट
नहीं है इकोनॉमिक्स का ओबी में, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी कर देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जो है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स है ना, प्रोडक्शन स्टाइल कैसी हैं कंपनी की, ये सब फ़र्क डालती हैं ह्यूमन बिहेवियर पे भी, तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या स्टडी करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल कैसी रही है वहाँ पे, पावर डायनामिक्स कैसी हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप नेगोशिएशन कैसे कर रहे हैं एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ, तो ये सब हमारे आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पे पावर की बात हो रही हो, है ना, और अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम कहाँ बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की। तो ये कुछ डिसिप्लिन से हमारे जहाँ से कुछ कुछ टॉपिक उठाए गए हैं ना ओबी के लिए। तो साइकोलॉजी में हमने देख लिया कि लर्निंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशन, ये सब आएंगे। और सोशियोलॉजी में ग्रुप डायनामिक्स, रोल एंड नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशनल देख लिया हमने। सोशल साइकोलॉजी में डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एंथ्रोपोलॉजी में हमने देख लिया कि क्या है, कल्चर के बारे में बात होगी, ओरिजिन के बारे में बात होगी। इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी अंडर डिसीजन लेने में, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स में प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें, कैसे मेंटेन करें। पॉलिटिकल साइंस में इन्फ्लुएंस की बात होगी, पावर की बात होगी, तो ये सब हमने देख लिया। आप ये वाली एक और आपको जब बाद में कभी आप पढ़ो तो आप ये वाले कॉलम में इसको आप मतलब गो थ्रू करना, आपको आसानी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये पहला वाला कॉलम और आखिरी वाला, ये फिगर बना दिया है यहाँ पे। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज जस्ट नॉट अबाउट बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में नहीं है बस। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ बिहेवियर के बारे में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मिक्स है किस चीज़ का, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर, जो हमने पीछे देख ली, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे। ईच डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट यूनिक इंसाइट टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड मैनेज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवली। तो थोड़ी सी समरी है यहाँ पे। आप देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये हम कई बार दोहरा भी चुके हैं पहले, और एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रोड मैप, प्रोवाइड अ रोड मैप टू लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच वी वर्क, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस जगह को समझने में हमारी हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डीपली इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा? अगर मान लो एक स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे आप इनोवेटिव हो ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन भी बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आप इनोवेटिव हो नहीं सकते, तो आपको डिसीजन मेकिंग जो है कॉम्पिटेंसी, उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। वहीं अगर आप एक टीम स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि मोर पार्टिसिपेटिव होता है, आप अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर थोड़ी सी आसान हो जाती है, या फिर कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होता है वहाँ पर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये क्या करता है, लाइफ को डिफाइन करता है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ कैसी रहेगी। आप यूज साइंटिफिक रिसर्च टू अंडरस्टैंड प्रिडिक्ट बिहेवियर, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। हेल्प इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट से यहाँ से मतलब है कि चेंज मैनेजमेंट को करने, चेंज जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लाने में मदद करता है वो भी। प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, जब आप इंडिविजुअल के परसेप्शन, वैल्यूज़ या फिर पर्सनैलिटी को जान लोगे तो आप खुद के बारे में भी जान लोगे, दूसरों के बारे में भी जान सकते हो। मेंटेन कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन, आप क्या कर सकते हैं जब आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो ये क्या करता है, मदद करता है कि आप सौहार्दपूर्ण रिश्ते रख सकें आपके जो कोवर्कर हैं या आपके जो सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, इन सब के साथ, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई के भी साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी आप एक अच्छे संबंध रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। पुअर परफॉर्मेंस और डिससेटिस्फैक्शन इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन लाइक सैलरी एंड प्रमोशन। Often issue arises from interpersonal conflict or misunderstanding. OV helps in resolving such issue and promoting harmonious employee-to-employee relationship, enhancing motivation and productivity. तो यहाँ पर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे अभी कई सारी मोटिवेशन की। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कौन कौन से डिफरेंट लेवल हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट लेवल हैं।
इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, स्ट्रक्चर सिस्टम या फिर इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर लेवल। ठीक है, तो एक एक करके इनको अब देख लेते हैं। इन इंडिविजुअल लेवल, देखो ऑर्गेनाइजेशन किन से मिलकर बनी होती है? इंडिविजुअल से। तो सबसे पहले हमें एक इंडिविजुअल के बारे में ही फोकस करना होगा। तो इंडिविजुअल किस चीज़ के बारे में आप फोकस करेंगे? कह सकते हैं कि उनका इन पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, वही सारी बातें जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, है ना। क्यों ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या, इंडिविजुअल एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब एक घर बनाते हैं तो उसमें एक ईंट लगाते हैं ना, ऐसे ही वो एक ईंट है एक एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन की। अगर वो कहीं पर गड़बड़ लग गई, तो अगर एक भी एम्प्लॉई आपने ऐसा हायर कर लिया कि वो सही से काम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर क्या है कि वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही से काम नहीं करेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है एक इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, एक एम्प्लॉय बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे अगर आप सही से अगर उसे नहीं समझोगे तो फिर वहाँ से क्या है कि दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। और अल्टीमेटली वो दिक्कतें कहाँ से शुरू होंगी कि वो सबसे पहले जो इंडिविजुअल है वो क्या, डिससेटिस्फेक्शन फील करेगा। डिससेटिस्फेक्शन फील करेगा, या तो वो अपने काम को सही से नहीं समझ रहा होगा, या सैलरी का इशू होगा, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं। तो एक मैनेजर को एक इंडिविजुअल को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। OB focus on understanding behavior, personality and attitude or perception learning of single employee. This level is important because individuals are basic building block of organizational. Understanding how people think, what motivates them and how they make decision help manager to assign role effectively. कि डिफरेंट सिचुएशन में कोई एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करता है, वो पर्सनल वाली सिचुएशन को हैंडल करने के कैपेबल हैं या नहीं है, तो उसी हिसाब से उनको रोल भी असाइन किए जाते हैं। तो इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद है, जब हमने इंडिविजुअल देख लिया तो उसके बाद है कि इंडिविजुअल, अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति अकेला तो काम करता नहीं, वो ग्रुप में ही काम करेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में बनी होती है, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ पीपल काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम एक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो एक ग्रुप लेवल को भी जानना ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन, मतलब अपना एटीट्यूड और परसेप्शन, ये सारी चीज़ें, लेकिन जब वो किसी सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें क्या चेंज आते हैं। जब सामने वाले से हम इंटरेक्ट करेंगे किसी और व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पे क्या, आपकी जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो जाएंगे, आपके कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे पावर सेंटर की बात आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन सही से नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसीलिए हमको एक ग्रुप लेवल की भी स्टडी करना ज़रूरी होता है कि जब हम ग्रुप फॉर्मेशन की बात करें या टीम की बात करें, तो वहाँ पर हमको इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली एक टीम फ्रेमवर्क में ही काम कर रही होती है, और टीम अच्छा काम नहीं कर पाएगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ग्रुप लेवल स्टडी हाउ इंडिविजुअल बिहेव when they are part of a team or a group. It includes topics such as group dynamics, leadership, communication, power politics, conflict and teamwork. Since most of the work in modern organization is done through team, वही मैंने बताया कि टीम के थ्रू काम होता है। Understanding good behavior is crucial for improving coordination, resolving conflict, enhancing communication, building an effective leadership within the group. तो ये है हमारा ग्रुप लेवल। अब हमने बात कर ली कि इंडिविजुअल लेवल पे हमने देख लिया कि एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, और हमने देख लिया ग्रुप लेवल पे वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हमने तीसरे लेवल पे देख लिया कि तीसरे लेवल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या है कि डिफरेंट एम्प्लॉई है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं, या कह सकते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका कल्चर भी अलग है, सोशल कंडीशंस भी अलग हैं, है ना। और उसके अलावा क्या है कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी अलग अलग हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग हैं हर, और पॉलिसी भी हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, कि वो सर्टेन वे में रिएक्ट करें। मान लो कि अगर कंपनी की पॉलिसी है कि सबको शार्प आना है, शार्प टाइम पे प्रेजेंट होना है, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रस रहेगा आने के लिए। जब कंपनी इस टाइम को थोड़ा रिलैक्स कर देगी तो लोग आसानी से आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे, है ना। अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो इस टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आपको इतने घंटे काम करना है, कभी भी करो एक दिन में, है ना। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं, आपको इतने बजे ही अवेलेबल होना है ऑफिस में। तो ये डिफरेंस है, ये दोनों तरीका क्या करते हैं, डिफरेंस डालते हैं कि आपकी काम करने के तरीके पे एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम OB को स्टडी करते हैं, जिससे क्या होगा
कि अल्टीमेटली हम जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है और इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वो भी examine the organization as a whole. It influence how structure, culture, policy, external environment affect the behavior of individual and group. This level include topics such as organizational structure, organizational culture, change management and organizational development. इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं अल्टीमेटली कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, चेंज को कैसे मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो हमें धीरे धीरे इम्प्रूव करना है उसको हम कैसे करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम अचीव कर सकें। सो एक समरी देख लेते हैं कि टुगेदर दीज 3 लेवल प्रोवाइड कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल, हेल्पिंग मैनेजर एंड लीडर टू क्रिएट एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड पीपल फ्रेंडली वर्क प्लेस। तो ये थे हमारे 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैंने काफ़ी अच्छे से और कनेक्टिंग वे में इसको एक्सप्लेन किया है। एक समझिए कि बस आप इसको देखें और आगे बढ़ जाएं। वेरियस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब कुछ मॉडल्स देख लेते हैं। हमने 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल देखे, अब देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ओबी में। तो सबसे पहला है हमारा फ्यूडल मॉडल। फ्यूडल मॉडल में क्या होता है कि यहाँ जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको एक तरीके से हम सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं कि हमने कोई ऑर्डर दे दिया, वो विदाउट एनी क्वेश्चन उसको फॉलो करेंगे, विदाउट एनी क्वेश्चन, है ना। तो उनको सिर्फ फॉलो करना होता है, उन्हें अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूडल मॉडल इज बेस्ड अपॉन स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर वेयर पावर इज कंसंट्रेट एट टॉप लेवल, एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑर्डर विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला था फ्यूडल मॉडल। और फिर उसके बाद है ऑटोक्रेटिक मॉडल। यहाँ पे ये भी सिमिलर टू फ्यूडल मॉडल ही है कि यहाँ पे भी आप एक तरीके से बस डिसीजन ले रहे हैं खुद से, यूनिलेटरली आप यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, है ना। पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर है एम्प्लॉय का, बस आपको कोई डिसीजन ले लिया है और क्या करना है, एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विदाउट इनपुट, उन्हें विदाउट इनपुट से क्वेश्चन किए हुए सीधे उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। इट्स स्पेशली इफेक्टिव ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन और रिक्वायर्ड क्विक डिसीजन, जहाँ पे हमें क्विक डिसीजन लेना हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो, उनके लिए ऑटोक्रेटिक मॉडल अच्छा माना जाता है। अब देख लेते हैं कस्टोडियल मॉडल। यहाँ पे क्या है कि जब आप एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने लग गए, अब चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, वहाँ पे अब बात होने लगी कि हम एम्प्लॉय को और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जब कंपटीशन बढ़ने लगा, लोगों से इफ़ेक्टिवनेस की उम्मीदें बढ़ने लगी, तो फिर कस्टोडियल मॉडल आया, जहाँ पे क्या हुआ, कस्टोडियल मॉडल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड जॉब सिक्योरिटी की बात करने लगे कि आपको इकोनॉमिक जो आपका पेमेंट जो स्केल है उसको पे स्केल उसको अच्छा कर दिया जाएगा, जॉब सिक्योर रहेगी आपकी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफर बेनिफिट्स सच एज हेल्थ केयर, रिटायरमेंट प्लान एंड स्टेबिलिटी to ensure employee loyalty and satisfaction. It reduce dissatisfaction but not always increase motivation and innovation. आप जब सैलरी इंक्रीज या जब जॉब सिक्योरिटी देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो डिससेटिस्फेक्शन लेवल है वो नहीं आएगा एम्प्लॉय में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेट हो जाए। ये हम हाइजीन फैक्टर थ्योरी आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको डिटेल में बताया है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिससेटिस्फेक्शन से बचाते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को। तो कस्टोडियल मॉडल में आपको मोटे मोटे बात याद रखनी कि यहाँ पे इकोनॉमिक और जॉब सिक्योरिटी की बात की गई थी। सपोर्टिव मॉडल में क्या है कि यहाँ पे अब जो हमारे मैनेजर हैं वो क्या है, जो एम्प्लॉय को गाइड करने लगे, उसे सपोर्ट करने लगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करने लगे। मैनेजर एक्ट एज अ गाइड एंड कोच। अब यहाँ पे क्या है कि वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह बिहेव नहीं करते, वहाँ पे गाइड की तरह वो एक्ट कर रहे हैं, एक कोच की तरह एक्ट कर रहे हैं। दे फोकस ऑन बिल्डिंग मोटिवेशन थ्रू लीडरशिप एंड सपोर्टिव बिहेवियर। दिस मॉडल इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इज कॉमन इन मॉडर्न पीपल सेंट्रिक कंपनी स्पेशली इन टेक सेक्टर, है ना। अब इसके बाद कोलिजियल मॉडल यहाँ पे सपोर्टिव की बात होने लगी, जो हमारे कह सकते हैं जो मैनेजर हैं वो एक गाइड की तरह एक्ट कर रहे हैं, ना कि ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये की टर्म्स हैं यहाँ के की टर्म्स ये दोनों हैं, की टर्म जो बोल सकते हैं। यहाँ का की टर्म गाइड और कोच हो गए, है ना।
कोलेजियल मॉडल कैसा है कि यहाँ पे टीम वर्क के बारे में बात होगी। कोलेजियल मॉडल में जो की वर्ड बोल सकते हैं हमारा, वो है टीम वर्क। यहाँ पे जो मैनेजर हैं अब सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक टीम वर्क की तरह, टीम मेंबर की तरह काम कर रहे हैं सारे लोग। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इनोवेटिव पाथ की तरफ वो मूव कर गए हैं। दिस मॉडल इनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। इट फॉस्टर सेंस ऑफ टीम वर्क एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर everyone work together towards कॉमन गोल। मॉडर्न स्टार्टअप इस तरह की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो कीवर्ड बोल सकते हैं वो क्या है, टीम वर्क है। इन मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही बस लिख के आ जाएगा कि इकोनॉमिक और जॉब सिक्योरिटी के बारे में किस मॉडल में बात की गई थी, कौन से मॉडल से है। तो कस्टोडियन मॉडल से है, या सपोर्टिव मॉडल में वो बात कर देंगे कि यहाँ पे एक जो कोच है वो किस तरीके से एक्ट करता है, या टीम वर्क कौन से मॉडल का हिस्सा है। तो वो कौन से मॉडल का हिस्सा है, कॉलेजियल मॉडल का हिस्सा है। इसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन वैल्यू अप्रोच। ह्यूमन वैल्यू मॉडल में क्या है कि यहाँ पे आप ह्यूमन सेंट्रिक आप पॉलिसी बनाने लग गए। आपने यहाँ पे ह्यूमन्स को एम्प्लॉय फर्स्ट की बात आप करने लगे। यहाँ पे आप उसके कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बात करने लग गए हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन मॉडल। पोटेंशियल ग्रोथ एंड एवरी एम्प्लॉय फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमन सेंट्रिक हो गए हैं आप ह्यूमन मॉडल में, है ना। अब कंटिजेंसी अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे कंटिजेंसी का मतलब यही होता है कि हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मॉडल को आपको इख्तियार करना होता है, क्योंकि एक मॉडल ही सब सिचुएशन में आप फॉलो नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे क्या होती हैं, कंडीशंस बदलती हैं और कंडीशंस के हिसाब से आपको अपना मॉडल भी चेंज करते रहना चाहिए। तो ये था हमारा कंटिजेंसी मॉडल। तो हमने 7 मॉडल देख लिए अपने, फ्यूडल, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, मैनेजर, कॉलेजियल, ह्यूमन वैल्यू एंड कंटिजेंसी मॉडल। तो ये हमारे कुछ 7 मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। इसका देख लेते हैं कुछ थ्योरीज और हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। वैसे इनको हम पढ़ चुके हैं इन थ्योरीज को, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ना। हमने मैनेजमेंट में 3 थ्योरी पढ़ी थी जो क्लासिकल थी। कौन कौन सी थी, F.W. टेलर की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फिर हेनरी फॉल की थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और मैक्स वेबर की थी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने ये थ्योरी जो ओबी में थ्योरी इंक्लूड करी गई है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लासिकल से कौन सी थ्योरी ली गई है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ली गई है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी, F.W. टेलर ने। इनकी किस चीज़ के बारे में बात की थी, टाइम मोशन स्टडी के बारे में बात की थी। इफेक्टिवनेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकें टाइम एंड मोशन की स्टडी करके, कि आप एक ही टास्क को बार बार रिपीट ना करें। देखो यहाँ मेंशन हुई टाइम एंड स्पीड। और इन्होंने एक और बात बोली थी कि इन्होंने अपने 5 रूल्स दिए थे। उन 5 रूल्स में एक और रूल था, ये था कि आप रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल ना करें कि काम ऐसे होता है तो ऐसे ही होगा, बल्कि आप साइंटिफिक जो आपके कह सकते हैं साइंटिफिक एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि काम करना कैसे सही होगा। मतलब रूल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे करके इनका वो लॉ था, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और आपको डिटेल देखना हो तो मैनेजमेंट थ्योरी में वहाँ पे आप जाके इसका डिटेल भी देख सकते हैं। वैसे इतना ही जानना ज़रूरी है, इसका नाम ही आएगा बस। ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, ये हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी में से लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी स्टडी की थी हमने, हथॉर्न स्टडी। वो किसने की थी, एल्टन मायो साहब ने की थी। यहाँ पे इन्होंने 4 तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए थे। लाइटनिंग टेस्ट था, रिले असेंबली टेस्ट था, हमारा बैंक वायर टेस्ट था, और ग्रुप इंटरव्यू जो था। यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट किए थे और यहाँ बताया था कि ह्यूमन कैसे इम्पैक्ट डालता है। ह्यूमन को जब एक एम्प्लॉय को जब आप अच्छे से ट्रीट करते हैं, जब आप उनके वर्किंग कंडीशंस हैं और जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशन है उनको आप जब अच्छे से हैंडल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यही था हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, हमारी न्यू क्लासिकल से ली गई। फिर हमारी थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, ये क्या मोटिवेशन की थ्योरी है। इसे हम आगे भी मोटिवेशन में पढ़ेंगे। तो ये किसने दी है, डगलस मैक रोजर्ट साहब ने दी है। ये क्या है, ये थ्योरी 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में माना गया कि जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, लेजी, डिसलाइक वर्क एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। इस थ्योरी एक्स में बोला गया कि आप जो एम्प्लॉई हैं वो कैसे लेजी हैं, वर्क को डिसलाइक करते हैं, वो
तो उन पे क्या है, आप स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखिए, टाइम टू टाइम उन्हें चेक करते रहिए। वही थ्योरी वाई में है कि ऐसे लोग को इंक्लूड किया गया सेल्फ मोटिवेट हैं, सीकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्जॉय वर्क। यहाँ पे ऐसे लोगों को रखा गया जो खुद से काम को करना चाहते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मज़ा आता है, तो थ्योरी वाई में उन लोगों को रखा गया। मैनेजर हु फॉलो थ्योरी वाई टेंड टू क्रिएट मोर पार्टिसिपेटिंग, एम्पावरिंग एंड इनोवेटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो ये थी हमारी थ्योरी एक्स। इसके बाद थी थ्योरी थ्योरी एक्स वाई, और ये थ्योरी है जेड। थ्योरी जेड, यहाँ पर जो प्रोफाउंडर है ना, इनके नाम हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे थ्योरी एक्स एंड वाई कौन है, डगलस साहब हैं, एंड थ्योरी जेड में कौन है, विलियम आउच। ये क्वेश्चन क्या है, इनका नाम तो कई बार पूछा गया थ्योरी जेड का, तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी क्या है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कंबाइन कर दिया अमेरिकन एंड जापानीज स्टाइल को, मैनेजमेंट स्टाइल को। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ, स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, होलिस्टिक कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग, इट एम एट लॉयल, इनके की टर्म्स हैं, लॉयल, स्टेबल एंड हाईली प्रोडक्टिव वर्कफोर्स थ्रू ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। तो ये थी हमारी थ्योरी जेड, किसने दी थी, विलियम ओच ने। तो ये एक समराइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमने 4 थ्योरी देखी। ये जो 4 थ्योरी है ना, 1 2 3 4, ये कोर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। अगर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, और ये 4 थ्योरी को ही हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम उससे भी आगे देखें, जो स्टडी में और इंक्लूड करी गई हैं, तो जैसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्योरी, चेंज मैनेजमेंट थ्योरी, ये तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो ये सब थ्योरी भी ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, और इनका भी इन्वॉल्वमेंट है ओबी में, लेकिन डायरेक्ट उतना नहीं है ना। तो जो कोर थ्योरी मानी गई ऊपर की 4 मानी गई, लेकिन ये मैंने सब आपको एक जगह समराइज़ करके इसलिए दिखाई है कि कहीं अगर दिख भी जाए तो आपको लगे, ऐसा ना लगे कि ये एकदम से कहाँ से आ गई है ना। तो ये भी ओबी का हिस्सा है, लेकिन जो ऊपर की 4 हैं इन्हीं को हमें मोस्टली याद करना है। इनको बस आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ऐसा इनको याद रखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। बस आपको नाम दिखा से लगेगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखता है तो ये थी हमारी 4 कुछ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, थ्योरी एक्स वाई एंड थ्योरी जेड, विलियम आउच। ये समराइज्ड फॉर्म है हमारा। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। थैंक यू।